आज हमें क्या पढ़ना है, डायमेंशन फॉर्मूलेज। ठीक है, अब ये डायमेंशंस क्या होती है, जैसे तुमने डायमेंशंस पढ़ी थी ना, लेंथ ब्रेथ, ये डायमेंशंस होती है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो वही डायमेंशंस पढ़नी है हमें। अभी जब हमने 3D मैथ्स पढ़ रहे थे तो 3 डायमेंशंस थी हमारे पास, लेकिन और भी डायमेंशंस होती हैं, जैसे टाइम भी एक डायमेंशन है, मास भी एक डायमेंशन है। ठीक है, तो हमें वही फॉर्मूले पढ़ने हैं जो साइंस वाले हैं, उन्हें तो अच्छी तरीके से पता ही होगा क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे कल ये क्वेश्चन मैंने देखा जो आ रखा है क्वेश्चन, उन्होंने क्या पूछा था, क्या कर रहा था कल रात को, किसका, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन पूछी थी। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो एरिया, सबसे पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है एग्जैक्टली तो आप डायमेंशन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। अच्छा, ये एल होता क्या है, साइड है। साइड को आप नापोगे किस में, मीटर में। तो मीटर मतलब लेंथ, तो एल कितनी, 2। अगर कोई मास है तो उसे एम में लिखा जाएगा, लेकिन है ही नहीं। टाइम है तो टी में लिखा जाएगा, लेकिन है ही नहीं। तो इसकी डायमेंशन क्या है, ये। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, एल क्यूब, तो ये एल क्यूब m0 t। डेंसिटी क्या होता है, बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम किसमें निकालते हैं, अरे वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यही होती है। तो एल क्यूब हो गया एक तरीके से, पर एल क्यूब का मतलब क्या है, एल क्यूब लिखो। ठीक है, तो एम एल माइनस टी 0। ठीक है, फोन साइलेंट पे कर लो सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी की भी डेंसिटी ले लो, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। तो 4 मतलब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ये डायमेंशन लेस यूनिट है। कई डायमेंशन लेस यूनिट होती है, जैसे एंगल है कोई, वो डायमेंशन नहीं है उसकी कोई, वो डायमेंशन लेस यूनिट है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से जो भी रेशो होगा वो डायमेंशन लेस है, क्योंकि ऊपर की डायमेंशन नीचे की डायमेंशन से कट जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम, तो इसका क्या हो गया, टी माइनस में m0 l0। एंगल मैंने बता दिया तुम्हें, एंगल नापते किसमें, रेडियन में, लेकिन डायमेंशन लेस है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापेंगे, मीटर में, और मीटर पर सेकंड। लेंथ टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस का। एक्सेलरेशन किस में नापेंगे, ये क्या होता है, वी अपॉन टी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड और अपॉन में सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब एल टी माइनस 2। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो, ये टॉर्क क्या होता है। टॉर्क हो गया, कपल हो गया, फोर्स हो गया, मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे देखो इनकी वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क की, इन सब की यूनिट सेम। मैं बता रहा हूं ना, देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी होगी तभी तो काम करोगे। वर्क हो गया, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और टॉर्क हो गया, ये सारे क्या है, सेम ही है, बस इनके थोड़े से कंसेप्ट अलग है। मतलब अगर मैं वर्क की बात करूंगा ना, तो वर्क मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब मेरा वर्क होगा। ठीक है, लेकिन टॉर्क की बात करूं मैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और उसका जो एंगल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे तुमने देखा होगा ना, तुम्हें कोई ढक्कन खोलना है, तो ये क्या है, तो तुम फोर्स कहाँ लगाते हो, इधर ऐसे फोर्स लगाते हैं ना, ऐसे। ठीक है, या तुम्हें गेट खोलना है, तो तुम गेट तुम्हारा ऐसे है, तो कहाँ से फोर्स लगाओगे, ऐसे ना, तभी तो गेट खुलेगा, ऐसे तो नहीं लगाओगे। फोर्स का जो हिंज है, मतलब पोर्शन ये है, तो हमेशा टॉर्क का मतलब क्या है, याद रखना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो भी, जहां भी टर्निंग मूवमेंट आएगा, तो टर्निंग मूवमेंट जहां भी आएगा, जब भी किसी चीज को मोड़ना होगा, हमें टर्न करना होगा, तो वहां पे टॉर्क यूज होगा। टॉर्क कह लो या कपल कह लो। ठीक है, अगर टॉर्क नहीं है तो वो चीज टर्न नहीं हो सकती। तो गाड़ियों की भी ना, जब गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन देखोगे तो हर गाड़ी की अलग टॉर्क होती है।
ठीक है, गाड़ी कभी फंस जाती है तो उसकी टॉर्क ज़्यादा है तो आराम से वो निकल जाएगी, समझे, ये चीज़ है। तो टर्निंग मूवमेंट के लिए कौन सी क्या चीज़ यूज होती है, टॉर्क। फॉर्मूले सबके सेम ही है, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स इंटू डिस्टेंस है, इसमें भी फोर्स इंटू है तो डिस्टेंस ही, बस परपेंडिकुलर, और एनर्जी भी वही है। तो देख लो, अच्छा बताओ वर्क होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब बताओ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास को क्या लिखूंगा, केजी, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड इंटू ये क्या है, मीटर, डिस्टेंस तो मीटर में ही लूंगा ना, मीटर पर सेकंड कह रहा है ना। हाँ सॉरी, क्या बात, थैंक यू। ठीक है। अब इसको यहाँ पे डिनोट, मतलब इसको MLT में लिखेंगे तो भाई मास का क्या है, केजी का, m, ये क्या है लेंथ टू t माइनस टू, ये हो गया एनर्जी का भी, सबका हो गया, ठीक है, एनर्जी का, टॉर्क का, सारी चीजों का हो गया। बस तुम्हें ना फोर्स का याद रखना, फोर्स का मेनली क्या है, फोर्स से ना कई क्वेश्चंस बनते हैं, F MLT माइनस वन माइनस टू, सॉरी MLT माइनस टू, क्योंकि ये तो मास हो गया और ये एक्सीलरेशन। अभी जब मैं, जैसे मैं पूछ लूँ आपसे कि प्रेशर का क्या है, अब अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो तो आप डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लो। कई बार क्या है ना, फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, तो फॉर्मूले पे कमांड रखो, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूले भी आ जाएंगे। 10 नंबर की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उसमें बिल्कुल भी तुम्हें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि कंप्यूटर का कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो अपना कुछ पार्ट तो प्रॉपर स्ट्रांग रखो, ठीक है। जो साइंस वाले हैं उन्हें ये सब चीज़ें आती हैं तो उनका ये स्ट्रांग रहता है, वो कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे अभी इस टाइम, ठीक है। तो तुम भी इससे स्ट्रांग बनाओ ना। पॉज नहीं होती इसमें, ठीक है। अब हमें वेट, जो वेट क्या है ना, वो एक ग्रेविटेशनल पुल है। वेट क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मास इनटू ग्रेविटेशनल पुल, और ये जो जी है ना, ये क्या है, क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मैंने क्या किया, कोई भी चीज आसमान से फेंकी तो हर सेकंड क्या होगा, हर सेकंड क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वो डोर लगा, ठीक है। हर सेकंड क्या है, कितनी स्पीड, अब मैं बोलूँ 1 घंटे बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, तो यार उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। इसी की वजह से क्या होता है, जो मीटियोराइट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें आग लग जाती है। अब इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या है, कई बार इसकी यही पूछ लेते हैं ये कितना है, कई बार क्या है, कुंडी लगा, ठीक है। तो देखो जी है क्या, जी कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसकी यूनिट वही है जो एक्सेलरेशन की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वेट क्या है, एक तरीके के ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फोर्स की क्या होती है, MLT माइनस। इम्पल्स क्या होता है, अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर, देखो इम्पल्स मैं यूज बताते जाता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स एक कांस्टेंट है, जब भी किसी चीज पर फोर्स लगता है किसी टाइम के लिए तो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स एक फैक्टर है, तो इम्पल्स किसी चीज का कांस्टेंट रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि मैं किसी को हिट कर रहा हूँ, मैं किसी की गाल पे थप्पड़ मार रहा हूँ, तो क्या है इम्पल्स उस चीज की कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखना ध्यान से, इम्पल्स मैंने बताया भाई कांस्टेंट है, तो ध्यान से देख, अगर तू बहुत कम टाइम के लिए, अगर तू बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा रहा, मतलब माइक्रो सेकंड के लिए हिट कर रहा है उसको, मतलब समझ रहा है ना, थप्पड़ की रफ्तार बहुत तेज है तो टाइम बहुत कम हो गया, इसका मतलब फोर्स ज्यादा है, तो मतलब तेज की लगेगा। अब क्या है, जैसे मान लो जो विकेट कीपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, या जो स्लीपर्स होते हैं वो कैच करते हैं तो पीछे बॉल को एक्सटेंड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहे हैं। अगर उन्होंने टाइम बढ़ा दिया तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा हाथ पे वो भाई कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे फिजिक्स लग रही है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जहाँ हम लोग क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा के क्या करते हैं, फोर्स को कम कर देते हैं। शॉकर करते क्या है, यहाँ से झटका लगा, ऊपर पहुंचने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया, तो ऊपर जो बैठा उसके पास फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो एक तरीके का ये असर होता है। इम्पल्स का मतलब एक तरीके का जो फोर्स असर डाल रहा है ना, वो क्या। तो फोर्स की यूनिट तो मुझे पता ही है क्या, mlt -2 इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो mlt -1। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या है mlt -2, एरिया का क्या है L²। काट दो भाई जो। अभी बताया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है तो एनर्जी यार, उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। एनर्जी की डायमेंशनल यूनिट तो वही रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, हाफ mv²। तो भाई मास का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कभी नहीं लेते हम लोग। मास का हो गया m, ठीक है। वेलोसिटी का lt -1, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो भाई 2 बढ़ा दो, ml2t -2। ठीक है, वही है ना, वर्क ही तो है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये क्या होता है mgh। मतलब याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब डैम में से पानी गिरता है, तो डैम अभी पानी क्या है, हाइट पे है काफी, बस मतलब मान लो 800 कितने भी फीट पे हो सकता है, तो वो हाइट पे। अब जब वो गिरेगा तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, घूमेगा वो। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी था कि जो डायनामो होता है ना, जो मोटर होती है, वो करता क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये मत लिख देना काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल। तो mgh मास का क्या हो गया, ये ग्रेविटी का मैंने अभी बताया तुम्हें, कुछ नहीं है, ये यही है। और L का क्या है, लेंथ है, हाइट का, तो ml -2 t -2, यही तो सेम आएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है, तो पहले मैं फोर्स का फार्मूला बताता हूँ, दिख रहा है? ठीक, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन के उस पर, कि फोर्स ना मास पे डिपेंड करता है, m1 m2 और r²। मतलब यार अभी तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, जो भी चीजें तुम्हें दिख रही है ना, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स बहुत कम है, मतलब 10 की पावर माइनस में है, तो हमें क्या फील नहीं होगा था। लेकिन ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत कम फोर्स को फील कर लेते हैं, है ना। तो उसी के जरिए हमें पता लगा कि हर एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो फोर्स जो होगा मास पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो अर्थ है जो, उसका मास कितना ज़्यादा, वो किसी और को अट्रैक्ट कर रही है, चांद को अट्रैक्ट कर रही है ना। तो अगर मास बहुत ज़्यादा है, मास एक का भी ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा हो गया। अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है ना, जब तो हम यहाँ पे हैं। अब जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे, बाहर जाते जाएंगे, मतलब मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, तो फोर्स क्या होगा भाई, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये m1 m2 r², और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा m1 m2 r²। तो अगर भाई मैं g को अकेला कर दूं, तो f r² अपॉन m1 m2। तो g की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, mlt -2, और r की क्या होती है, l2, और मास क्या है, सॉरी ये मास है, तो m और m, तो एक m से m कट गया, मतलब m माइनस l, कितने हो गए, 3 हो गए, और t -2, ये हो गई। ठीक है, तो g की यूनिट क्या हो गई, ये देख कुछ भी नहीं है, हमने क्या करा, सारी वैल्यू रखी। g की क्या होती है, mlt -2, r की क्या है, l², और ये मास है दोनों, तो mm लिख दिया इसकी जगह, बस। ठीक है, कई बार तो ऐसे पूछ लेगा, कई बार क्या पूछ लेगा, वैसे।
ये है केजी, लेंथ क्या है मीटर क्यूब, और टाइम क्या है सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी आ सकता है बहुत बार, ठीक है। तो ये भी तुम्हें सारी चीजें याद रखनी है, और आए भी हुए हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनकी ना डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो इसमें ऑप्शन क्या है देखो, वर्क और एनर्जी, वर्क और पावर, फोर्स और पावर, फोर्स और मोशन, है वर्क और एनर्जी, सही है। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा स्प्रिंग स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए तो कौन सी एनर्जी है, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फोर्स कांस्टेंट है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरीके से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैंने ये बता दी, इसे यहाँ उतार दी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बढ़िया चीज है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कई बार क्या आता है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, और ये ना मैंने क्या बताया, अब फिजिक्स तो पूरी दुनिया में है ही, हर जगह, इसमें भी है, इसमें मुझ में भी हर जगह। तो ये ना डेली लाइफ के यूजेस जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछते हैं कि जो हमारे एंगल लगे रहते हैं, जो एंगल होते हैं ना, जब मकान बनता है जिस पर पट्टियां रखी जाती हैं, देखा होगा तुमने, तो वो मोस्टली कैसे शेप के होते हैं, एल या फिर आई। जो गाटर होते हैं वो एल आई के होते हैं ना, क्यों होते हैं। अब वो यही पूछेगा कि जो गाटर लगे रहते हैं वो आई सेक्शन, ये सेक्शन बोलेंगे सर, आई शेप के क्यों होते हैं। चार ऑप्शन दे देगा कि वो ऐसे नहीं होंगे, वो मुड़ेंगे नहीं, या उनका ये ज्यादा होता है। तो वो क्यों, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। क्या याद रखोगे, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी भी चीज का ज्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी भी चीज का ज्यादा है तो वो बैंड नहीं होगी कभी। और बैंड को कहा जाता है साइंस की भाषा में बकलिंग। जैसे बीम है ये बकल हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, तो बकलिंग नहीं होगी, मतलब लटकेगी, समझ रहे हो ये। तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एम आर, इसमें आर रेडियस होता है, ठीक है। तो मास मतलब केजी, और आर मतलब मीटर स्क्वायर, और वैसे डायमेंशन लिखोगे तो एम एल टू, कोई भी एक्स, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी डिस्टेंस है, और कुछ नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, वही मैंने बताया पोटेंशियल वो है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक तरीके का प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर कोई भी ऑब्जेक्ट फेस कर रहा है, मतलब किसी चीज को दबाओगे तो उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है। और स्ट्रेस कैसे पता लगता है, फोर्स और एरिया, कितने एरिया में पड़ रहा है, समझ लो। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है, वही हम तो यहाँ से लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी तो लगा रहा होगा वहां से। तो ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, सब कुछ सेम है इसकी तरह। स्ट्रेन क्या है, मैंने कुछ चीज दबाई और उसमें कुछ चेंज आया, मतलब मैंने कुछ फोर्स लगाया, तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी पहले से, अब चेंज हो गया, कुछ आई होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये रेशो है, और रेशो कभी भी रेशो की कभी भी डायमेंशन यूनिट नहीं होती। तो भाई चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, खिंचाव हिंदी में, वैसे देखा जाए तो इसका मतलब खिंचाव होता है। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ वर्क इज व्हाट, ऑप्शन क्या है, एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स और पावर। अब देखो रेट का मतलब भी तो पता होना चाहिए पहले तुम लोगों को। रेट का मतलब क्या होता है, बहुत शानदार। अब भाई फोर्स पर यूनिट टाइम, अब ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट टाइम किसका है, इनमें से दिख रहा है कहीं, इम्पल्स का तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है। वर्क डन का भी नहीं है, और क्या ऑप्शन, एनर्जी का भी नहीं है, बची पावर। बस ये देख लो ना पावर होती क्या है,
खुद सोचो कॉमन सेंस से कि पावर क्या होती है। मैं भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, तुम भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन मैं कम टाइम में उस काम को कर दे रहा हूँ, तो पावर किस में होगी, है ना। टाइम कम लगेगा तो पावर ज्यादा, यही तो है। तो फोर्स पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, उसी को पावर कहते हैं। यहाँ फोर्स नहीं, वर्क है, वर्क पर यूनिट क्या, ठीक है। तो पावर क्या हो गया, जूल पर सेकंड। इसकी यूनिट अगर पूछे कोई तो जूल पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, मतलब 2016 2017 ऐसे ही आए हुए हैं क्वेश्चन। देखो मैंने सुबह बताया था ना, सुबह वाली क्लास में जो 8 बजे हुई थी, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में तुम्हें बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक के सोलर पैनल में लगे रहते हैं। तो उसका काम पूछ लिया कि फोटोवोल्टिक सेल की जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स, फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ये पहला लिखा है कि वो सोलर सेल होते हैं और इट इज यूज्ड एज इंफ्रारेड डिटेक्टर। अभी मैंने तुम्हें एक दिन बताया था कि फोटो, सुबह में नहीं बताया था कि यार जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ही कम एनर्जी लेके चेंज दिखाते हैं, बहुत ही कम एनर्जी लेके चेंज दिखाते हैं। तो ये इंफ्रारेड डिटेक्टर एज ए यूज होता है। क्वेश्चन आ रखा बढ़िया कि इट कैन बी यूज्ड एज इंफ्रारेड डिटेक्टर। अगर इंफ्रारेड रेज उस पर पड़ रही है ना, तो वो तुरंत जंप कर जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, और जैसे उस पर लाइट पड़ी या कुछ भी पड़ा, लाइट कोई सी भी, इंफ्रारेड हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, तो वो क्या जंप करके दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। और जब भी वो हलचल होगी जहाँ पे, तो या तो एनर्जी पैदा होगी या तो वो चेंज शो करेगा, तो हमें पता लग जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा। कई बार ना जैसे इंग्लिश मूवीज देखी हो तो ना ऐसे बैरियर्स लगे रहते हैं, मतलब यहाँ हीरा रखा हुआ है ना, तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार खुले में रखा है, तो ना खुले में नहीं रखा हुआ, यहाँ से हर तरफ से रेज निकल रही है। और पहले तो रेज दिखती थी, पहले तो मूवीज में क्या होता था, जब चोरी करनी होती थी ना, तो हर जगह से रेज निकल रही है, लेकिन वो हमें नहीं दिखेंगी। वो क्या, उसके लिए अलग टाइप का वो ग्लास पहनना पड़ेगा। तो एक चोरी है, देखिए किसी ने, हर हर फिल्म में चलती है। दो मूवी देखी, तो उसमें क्या है, उसमें से रेस निकल रही होती है, तो रेस, एक गर्ल होती है, वो उस रेस को क्रॉस करके बड़े आराम से जाती है, क्योंकि अगर रेस में वो टच हो गई तो बजर दब जाएगा, आराम से वो डिटेक्ट हो जाएगा, पकड़ी गई। ठीक है। दूसरा है इट कैन स्टोर लाइट एनर्जी। भाई स्टोर नहीं करते हो, याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक का काम स्टोरेज का नहीं होता। जो भी फोटोज वो होती है ना, बैटरी अलग से लेनी पड़ती है उसकी, जितने की वो उतने की बैटरी अलग से। तो ये भी गलत है कि स्टोरेज तो करती नहीं। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, नहीं उल्टा है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है। सोलर सेल भी कहते हैं इसको, याद रखना। अब पूछा है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा। 1 किलोवाट आवर 746 वो तो हॉर्स पावर होगा। और 1 किलोवाट आवर चलो किसकी यूनिट है, एनर्जी की एनर्जी है ऑप्शन में, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, पावर है। पावर की पावर, देखो 1 किलोवाट आवर एक्चुअली में होता है, ध्यान से समझो। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो भी हमारी बिजली नापने की यूनिट है ना, मैं जो मेजर करूंगा, मान लो मेरा बिल आया 12 यूनिट, तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि एक बिजली बनाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी में बनानी पड़ती है, पावर हाउस में। तुम देख लोगे ना तो तुम एक भी लाइट नहीं चलाओगे, सच में। देखो 12 यूनिट आया बिजली का बिल, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। किलो का मतलब 1000 वॉट, आवर का मतलब 3600 सेकेंड, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 5 6 जीरो। ये तुम्हें याद रखना है।
3 की पावर इतनी जूल्स, इतनी एनर्जी है। अभी ये तो मैंने एक में 12 यूनिट से गुणा कर दोगे तो 12 इतनी एनर्जी है। देख रहे हो कितनी ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, डायमेंशन पे क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत आ रखे हैं। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, बुलेट फायर करी राइफल से, विच रिकॉइल आफ्टर द फायरिंग, वो रिकॉइल करेगी। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट ऑफ द राइफल टू द बुलेट क्या होगी? 0 होगी, 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी, बताओ। क्या पूछा है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल टू द बुलेट। देख लो, ये भी है इसमें। बहुत शानदार, बिल्कुल सही भाई। 1 से कम यार, पूछे क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। और मैंने तुम्हें अभी बताया कि यार हाफ mv² और हाफ mv², वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना। वेलोसिटी बुलेट की कम है, ओ बुलेट की ज्यादा है, तो नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा, ऊपर वाली कम, इसका मतलब 1 से कम। ठीक है, और मैंने इसका कंसेप्ट ये भी बताया था तुम्हें कि जो भी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होती है सारी, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल है। ठीक है, कोई भी रिकॉइल होना है ना, क्योंकि बिफोर कोलिजन ये है मोमेंटम की इक्वेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला ये है मोमेंटम, ये मोमेंटम है, मोमेंटम मत समझना इसको, मोमेंट। ठीक है, ये वो मास पे भी डिपेंड है ना। हाँ मास पे भी डिपेंड है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो वो बहुत तेजी से वेरी करेगी, वेरिएशन करेगी। देखो, when a body falls from aeroplane, there is increase in the mass, potential energy, acceleration, kinetic energy. जब कोई एरोप्लेन से कूद रहा है तो उसकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक, मास, एक्सीलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी। एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना ऊपर से नीचे। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल हाइट थी पहले उसके पास, पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, क्योंकि एनर्जी तो उतनी रहेगी ना। ये एक्सेलरेशन में तो बढ़ रहा है। हाँ एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन मेनली कंजर्वेशन देखा जाता है किसका? वो वाला क्वेश्चन भी आ रखा था एक बार कि अगर हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो हमारा वेट कम होगा या नीचे आ रहे हैं तो कम वेट होगा? ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो वेट ज्यादा होगा। हाँ, ऊपर जा रहे हैं तो वेट ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि लिफ्ट क्या है? ऊपर जा रही है, मास मेरा कहाँ लग रहा है? नीचे। ठीक है, और जो ये इसका रिएक्शन है, तो जब ऊपर जा रहे हैं तो देखो अगेंस्ट में कर रहे हैं ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, समझ रहे हो? तो ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा हमें भारी लगेगा, वेट हमारा जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी। नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी के फेवर में ही जा रहे हैं तो कम हो जाएगा। एनर्जी जो होती है खाने की वो किस में नापी जाती है? कैलोरी। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट बता दो मुझे एक बार। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है?
ऑप्शन है किलो जूल पर केजी, किलो कैलोरी पर सेकंड, किलो वॉट पर सेकंड, किलो न्यूटन पर केजी। ये पहला वाला किलो। हाँ किलो जूल, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताओ मैंने लिखा भी था स्पेसिफिक हीट और कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी डेफिनेशन लिखा है। नहीं वो तो स्पेसिफिक है, कैलोरीफिक है। अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं और वो कितनी एनर्जी दे रहा है, मतलब किलो जूल पर केजी। मैंने क्या किया, मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम्हें कैसे पता लगे कि भाई मैं 1 ग्राम क्या जला रहा हूँ, यूरेनियम, और मैंने 1 लाख टन जला दिया कोयला, और फिर मैं कह रहा हूँ यार कोयले में ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो आप नाप सकते हो क्या से? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, वेट बराबर लेंगे भाई, 1 ग्राम यूरेनियम लेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 1 ग्राम ही कार्बन लेंगे, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी निकलेगी पर ग्राम पे निकलेगी, तो इसीलिए किलो जूल अपॉन केजी, 1 किलो जलाने पे जितनी एनर्जी निकलेगी दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो किलो जूल पर केजी है। एक अच्छा क्वेश्चन आ रखा है, व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ, स्पीड क्या कर दी, हाफ कर दी, तो बोला है कि एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, पहला ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, ये, अब मैंने क्या किया, ये डबल कर दी, तो बताना काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, 4v² होगी ना, और हाफ कर दी तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही मोमेंटम वाले रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मोमेंटम मैंने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रॉपर आपको। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली हाइट ऑफ एनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो भी हमारी GSLV सैटेलाइट होती है भाई, बहुत शानदार, 36,000 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज द अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट प्लेस्ड एट एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, और रोटेशन क्या होती है उनकी, वेस्ट टू ईस्ट, यार। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो अभी हमने बड़ा वाला G पढ़ा है, उसकी खोज किसने करी थी,